ओके, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे शेयर मार्केट। शेयर मार्केट हमारा पूरी तरीके से खत्म हो चुका था और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में। देखो, शेयर मार्केट को एनालाइज करने के मैंने कई सारे तरीके बता दिए थे, कई सारे इंडिकेटर्स बता दिए थे, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में समझा दिया था, डिलीवरी के बारे में समझा दिया था, अकाउंट ओपन कैसे करते हैं उसके बारे में समझा दिया था कि किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए डीमेट अकाउंट ओपन करते टाइम। अब कुछ समझते हैं जैसे ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में कि हमारे भारत का जो शेयर मार्केट है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मतलब किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, उसे हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भारत में अगर हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस की, तो कौन से दो फेमस स्टॉक एक्सचेंज है भारत में? क्या? बीएससी और एनएससी। ठीक है, दो स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दो फेमस है। वैसे ही दुनिया के अलग अलग देशों के अपने स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, और जैसे हमारे बीएससी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक क्या होता है, इंडेक्स होता है। ठीक है, एनएससी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक इंडेक्स होता है। जैसे अगर हमें बीएससी कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में समझना है तो टॉप 30 जो कंपनीज होती हैं उनका एक ग्रुप बना करके उसका नाम दे दिया जाता है सेंसेक्स। उन्हें सेंसेक्स में रख दिया जाता है। अगर हम सेंसेक्स को ऑब्जर्व करेंगे, सेंसेक्स पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ऐसी जो कंपनियां कहाँ लिस्टेड होंगी, बीएससी में लिस्टेड होंगी, उनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा होगा, है ना। वैसे ही अगर हमें एनएससी में लिस्टेड कंपनियों के परफॉर्मेंस के बारे में देखना है तो उसका इंडेक्स क्या होता है, निफ्टी 50, यानी 50 कंपनियों का एक ग्रुप होता है जिसे हम क्या कहते हैं, निफ्टी 50। समझा? तो हम निफ्टी 50 में जो कंपनियां हैं या निफ्टी 50 का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है उसके बारे में देख करके हम बता देंगे कि भाई निफ्टी में जो कंपनियां लिस्टेड हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा होगा, है ना। मैं एक बार दिखाता हूँ इधर। देखो, जैसे ये मेरा ग्रो एप्लीकेशन है, यहाँ मैं गया और देखो, जैसे ये है निफ्टी 50, ये क्या है, इंडेक्स है। ठीक है, और ये है सेंसेक्स, ये भी क्या है, इंडेक्स है। अच्छा, निफ्टी 50 किसका इंडेक्स है? एनएसई का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। और सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहेंगे आज का देखेंगे, अगर निफ्टी 50 जो है वो 157 अंक ऊपर गया है, सेंसेक्स 465 अंक ऊपर गया है, यानी निफ्टी 50 में लिस्टेड जो कंपनियां हैं वो अच्छा आज उनका परफॉर्मेंस रहा है। आज निफ्टी 50 डाउन नहीं गया है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे भारत का जो पूरा ओवरऑल स्टॉक मार्केट है, ठीक है, वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसको हम लोग थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हैं दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज को देख करके। ठीक है, तो देखो जैसे दिखाई दे रहा है ग्लोबल इंडाइसेस। ग्लोबल इंडाइसेस में अगर हम कहें यूएस का जो मार्केट है वहां का जो फेमस इंडेक्स है क्या है, नैस्डैक। नैस्डैक, ठीक है, तो क्योंकि इसको थोड़ा सा हमें ग्राफ के जरिए समझना होगा। ग्राफ मतलब ये मैप के जरिए अगर मैं कहूंगा कि यूएसए कहाँ है, तो यूएसए भारत से वेस्ट में है कि ईस्ट में है? भारत से वेस्ट में है, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, वेस्टर्न कंट्री कहते हैं ना, कि वेस्ट का प्रभाव इंडिया पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है, वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर को लोग अपना रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट वेस्ट में है और भारत ईस्ट में है। यानी अगर भारत का जो स्टॉक एक्सचेंज है, अगर मैं पूछूं कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज पहले खुलेगा या यूनाइटेड स्टेट में स्टॉक एक्सचेंज पहले खुलेगा? इंडिया में, क्योंकि इंडिया ईस्ट में है तो यहाँ दिन पहले होगा और दिन की शुरुआत के साथ स्टॉक एक्सचेंज भी शुरू हो जाता है 9-15 से। क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट है ये हमसे काफी दूर है वेस्ट में, इसलिए जब भारत में हम देखते हैं कि दिन रहता है तो यहाँ पर रात रहती है, और जब यहाँ रात रहता है तो यहाँ दिन रहता है। तो हम लोग यूनाइटेड स्टेट का जो नैस्डैक है उसका एक प्रीवियस डे का परफॉर्मेंस देख करके ये बता सकते हैं कि भारत में क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर एक दिन पीछे यूएसए का स्टॉक मार्केट क्रैश किया है
तो जाहिर सी बात है आने वाले दिन में मतलब कि नेक्स्ट डे इंडिया का भी स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा। इंडिया का ही नहीं पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा। क्यों? क्योंकि यूएसए क्या है? बड़ा पावर है ना, सुपर पावर है। तो अगर यूएसए में थोड़ी भी गड़बड़ी होती है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है ना। ओके, वैसे ही यूरोप है, यूरोप भी डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब यूरोप में डेवलप्ड कंट्रीज आती हैं और इनका भी अपना कुछ न कुछ क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंजेस होंगे। अगर यूरोप में भी कुछ गिरावट आ रही है तो उसका इम्पैक्ट भारत पर पड़ेगा और इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे हाँ, यूरोप में कुछ, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर चला तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया का जो स्टॉक मार्केट है वो डाउन गया, यूक्रेन का स्टॉक मार्केट डाउन गया। नेचुरल गैस की शॉर्टेज की वजह से पूरे यूरोप में तहलका मचा, यहाँ का स्टॉक मार्केट डाउन गया। तो हमने देखा था कि भारत का भी स्टॉक मार्केट काफी हद तक डाउन गया था, पूरा मार्केट क्रैश हो गया था, है कि नहीं। तो इससे भी हम पता लगा लेंगे। अभी देखेंगे कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है किसके। और वैसे ही जैसे हमारे भारत से पहले ईस्ट में अगर हम देखें तो बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे जापान है, ठीक है, साउथ कोरिया हो सकता है, सिंगापुर हो सकता है कि नहीं, सिंगापुर यहाँ पे है। तो इनके स्टॉक मार्केट को अगर हम देखें और ये समझें कि जैसे, अच्छा मैं पूछूंगा कि सिंगापुर का स्टॉक मार्केट पहले ओपन होगा या इंडिया का? सिंगापुर का। तो क्योंकि ये जो एशियाएं, इसे हम क्या कहते हैं, एशिया कहते हैं ना, पूरा एशिया, साउथ एशिया में ये जो बड़े बड़े कंट्री हैं, इनके अगर स्टॉक मार्केट, मतलब बड़े साइज में नहीं, इकोनॉमी के हिसाब से अगर देखा जाए, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो अगर इनके स्टॉक मार्केट में कोई चेंजेस आएगा तो उसका इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ेगा, है ना। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये 100% जरूरी नहीं होता, क्योंकि मैं इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा था। एक दिन ऐसा था कि पूरी दुनिया का मार्केट डाउन था, लाइक कि यहाँ जापान का भी, सिंगापुर का भी, ठीक है, उसके बाद यूरोप का भी मार्केट डाउन था। लेकिन उस दिन इंडिया का मार्केट एकदम डाउन नहीं हुआ, हाई ही चलता रहा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से कि इंडिया का मार्केट इन सबके दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके मार्केट में गिरावट आने की वजह से भी भारत का मार्केट गिरता नहीं है। तो कभी कभी होता है, ठीक है। लेकिन कहेंगे अगर 100 में से 80 टाइम्स अगर यहाँ के मार्केट में गिरावट है तो भारत के मार्केट में भी गिरावट देखने को मिलेगी। वेस्ट के मार्केट में गिरावट है तो भी भारत के मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है। ओके, तो आप समझते हैं, कहेगा कि यूएसए का सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टॉक एक्सचेंज है क्या है, वो नैस्डैक, ठीक है, नैस्डैक। नैस्डैक तो याद रखना, नैस्डैक को हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि अगर इन सारे के सारे ग्लोबल इंडाइसेस को देखना रहेगा कहाँ जाएंगे, मैंने एक पोर्टल बताया था, एक साइट, हमेशा मनी कंट्रोल, ठीक है, मनी कंट्रोल पर सीधा जाना और वहां पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पहले ऊपर हमें दिखा देगा, ऊपर हमारा निफ्टी 50, बीएससी, निफ्टी बैंक, ये तो हमारा हो गया इंडिया का, ठीक है। और फिर यहाँ आ जाएगा ग्लोबल मार्केट, ठीक है, ग्लोबल मार्केट। तो सुबह 7-8 बजे अपना ये ओपन कर लेने का ग्लोबल मार्केट, और इसमें मैं बताऊंगा क्या देख लेने का। एक बार तो यूएसए का नैस्डैक देख लेने का कि भाई करंट वैल्यू कितनी चल रही है और जो प्रीवियस क्लोज था कितने पर था। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे 12,720 प्रीवियस क्लोज था, ठीक है। तो आज का अगर हम देखेंगे, मतलब कि हमारे हिसाब से आज का नहीं, यूएसए के हिसाब से, ठीक है, वो 63% डाउन गया हुआ है। लेकिन वहीं अगर हम यूरोपियन कंट्रीज देखो, यूरोपियन मार्केट है, यूरोपियन मार्केट में FTSE है, CAC, मतलब कि ये CAC है, अभी इन सब का फुल फॉर्म बता दूंगा, DAX है, इन सब का भी देखेंगे ये सब क्या है, ये ऊपर बढ़े हुए हैं, मतलब 34 अंक, 60 अंक, 98 अंक क्या है, ऊपर है, इनमें गिरावट नहीं हुई है। वही एशियन मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है SGX, सिंगापुर का निफ्टी, ठीक है। अगर तुम्हें भारत के निफ्टी के बारे में समझना है, जैसे ये है निफ्टी 50, भारत का NSE का इंडेक्स है, और तुम्हें ये जानना है कि भारत का जो NSE का इंडेक्स निफ्टी 50 है, इसमें गिरावट होगी या बढ़ोतरी होगी, तो तुम सुबह सुबह क्या देख लो, SGX निफ्टी देख लो। अगर SGX निफ्टी में बढ़ोतरी है तो भारत के निफ्टी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और SGX में अगर गिरावट आई है तो भारत में भी गिरावट देखने को मिलेगी, समझा। तो यहाँ से हम पूरी दुनिया का, चाहे वो ईस्ट एशियन कंट्री हो, चाहे यूरोप हो और चाहे अमेरिका हो,
ठीक है, वो सारा का सारा देख सकते हैं। अब समझते हैं एक एक बार। जैसे यूएस का हमें क्या देखना है, तो यूएस का कहेगा कि इम्पोर्टेंट जो स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज, ये इंडेक्स, ठीक है, नैस्डैक। उसके बाद यूरोपियन का, यूरोपियन में अगर हम देखेंगे तो हमें एफटीएससी, ये लंदन का है, ठीक है, एफटीएससी किसका है, लंदन का, ठीक है, एफटीएससी लंदन का। तो हमें ये देखना है, लंदन वाला देख लेना है एक बार। उसके बाद हमें एशियन मार्केट में ज्यादा ध्यान रखना है, जैसे एसजीएक्स निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी किसका है, सिंगापुर एक्सचेंज है, एसजीएक्स सिंगापुर एक्सचेंज, ठीक है, सिंगापुर एक्सचेंज निफ्टी, इसको देख लेना है। उसके बाद अगर जापान का देखना है तो निक्की, निक्की किसका है, टोक्यो जापान का, ठीक है, निक्की 225, 225 225 कंपनियां इसमें लिस्टेड रहती हैं जो मेजर मेजर उनका पूरा परफॉर्मेंस दिखाता है, निक्की 225। जैसे हमारा निफ्टी 50 है, वैसे ये निक्की 225 है। तो निक्की किसका है, जापान का है, ठीक है। एसजीएक्स किसका है, सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। और निक्की जापान, ठीक है, निफ्टी जापान। नैस्डैक यूएसए का, अमेरिका का, ठीक है। और एफटीएससी किसका है, तो लंदन का, यूके, ठीक है, यूके। इतना इतना क्लियर हुआ, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा देख लेने का क्या, ये हैंगसेंग, हैंगसेंग ये हांगकांग का रहता है, हांगकांग, हांगकांग, ठीक है, हैंगसेंग हांगकांग का, हैंगसेंग हांगकांग का। ताइवान तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ताइवान का तो ताइवान वेटेड है ही, ठीक है। उसके बाद कोस्पी, कोस्पी ये साउथ कोरिया का रहता है, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया। कोस्पी किसका है, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया। और सेट कंपोजिट ये थाईलैंड का है, सेट कंपोजिट थाईलैंड, 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 सेट कंपोजिट थाईलैंड, सेट कंपोजिट थाईलैंड, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको देख लेने का। इसमें से मेन इंपॉर्टेंट किस पर या थोड़ा सा दिमाग लगाने का, एक एसजीएक्स निफ्टी और ये नैस्डैक, ठीक है, एसजीएक्स निफ्टी और नैस्डैक, क्लियर है। हाँ, तो इसको याद रखना कुछ कुछ, कभी कभी पूछ देता है कि बताओ अच्छा सिंगापुर का स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स, मेजर इंडेक्स कौन सा है, ठीक है, तो एसजीएक्स निफ्टी। जापान का निक्की 225, निक्की 225। हैंगसेंग हांगकांग, हैंगसेंग, हैंगसेन हांगकांग, हैंगसेन हांगकांग। कोस्पी साउथ कोरिया, कोस्पी साउथ कोरिया। और सेट कंपोजिट थाईलैंड, सेट कंपोजिट थाईलैंड, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो, चलते हैं हम लोग अपने भारत में वापस लौट के आते हैं और समझते हैं कि भारत में ना जो पब्लिक सेक्टर यूनिट होती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट मतलब जिसको शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं, पीएसयू, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी गवर्नमेंट की कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी, ठीक है, गवर्नमेंट की कंपनियों को हम क्या कहते हैं, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट, पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो जैसे हम प्राइवेट कंपनी देखते हैं तो प्राइवेट कंपनी में कुछ कुछ कंपनियां होती हैं जो कई बिलियन डॉलर की होती हैं, कुछ ट्रिलियन डॉलर की होती हैं। तो वैसे ही जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, गवर्नमेंट की कंपनियों को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है उनके वैल्यूएशन के बेसिस पर, ठीक है। गवर्नमेंट की कंपनियों को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 3 कैटेगरी, डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, ठीक है। एक को कहते हैं हम महारत्ना, क्या कहते हैं, महारत्न। दूसरे को कहते हैं नवरत्ना, नवरत्न। और तीसरे को कहते हैं मिनी रत्न, मिनी, ठीक है, मिनी, क्लियर है। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की कंपनियों को, कौन कौन सी, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्न। भारत में कुल
11 महारत्ना कंपनीज हैं और 13 नवरत्ना कंपनीज हैं। ठीक है, 11 क्या है, महारत्ना है, 13 नवरत्ना है और 74 के आसपास मिनी रत्ना है। ठीक है, जो एग्जाम में पूछता है इन महारत्ना से क्वेश्चन पूछता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, बोले पूछेगा कि इसमें से कौन सी कंपनी महारत्ना के अंडर में नहीं आती है। ठीक है, अब देखो किसी भी कंपनी का महारत्ना होने के लिए कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल सिंपल एग्जांपल हम बात करें, जैसे किसी को अगर आईएएस बनना है तो आईएएस बनने के लिए उसको क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, है ना, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना चाहिए और टॉप 100 में आना चाहिए। ये 2 कंडीशन है। ठीक है, यूपीएससी अगर मतलब तुम ओपन कैटेगरी में हो तो भैया टॉप 100 के अंडर आओगे तभी तुम्हें आईएएस मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो वैसे ही महारत्ना किसी भी कंपनी को महारत्ना टैग देने के लिए उसके कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। जैसे कोई कंपनी पहले तो नवरत्ना होनी चाहिए। ठीक है, अभी नवरत्ना के बारे में भी बताऊंगा कि नवरत्ना की क्या कंडीशंस है, किसे हम नवरत्ना कहेंगे। तो महारत्ना का पहले समझते हैं कि पहले कोई भी कंपनी क्या होनी चाहिए, नवरत्ना होनी चाहिए। ठीक है, नवरत्ना जब रहेगी तो उसका देखा जाएगा एनुअल जो टर्नओवर रहेगा 3 साल का। ठीक है, देखो लास्ट 2 ईयर हमें क्या क्या देखना है, पहला एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर मतलब कमाई। ठीक है, कमाई वो 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, कितना, मोर देन 25,000 करोड़। ठीक है, मोर देन 25,000 करोड़, 25,000 से ज्यादा क्या होना चाहिए उसका एनुअल टर्नओवर यानी सालाना कमाई होना चाहिए। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो जब कमाई होगी, कमाई होने के बाद वो अपना टैक्स वैक्स पे कर देगा। ठीक है, टैक्स पे करने के बाद उसका जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 3 साल का ही, हाँ पूरा 3 साल का कमाई है तो 3 साल का नेट प्रॉफिट भी देखेंगे। तो 3 साल का जो एवरेज नेट प्रॉफिट होना चाहिए तो लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। कितने, 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए, 5,000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद जब कोई कंपनी रहती है तो उसका अपना ना कुछ नेटवर्थ होता है। नेटवर्थ मतलब वैल्यूएशन। जैसे अगर मैं कहूं तुम्हारा घर है, ठीक है, ऐसे समझो, जैसे ये तुम्हारा घर है, पहले बात घर जिस जमीन पर बना होगा उस जमीन की अपनी कुछ कीमत रही होगी, है ना, मान लो कि इसकी कीमत थी 1,00,000 रुपए। ठीक है, 1,00,000 रुपए जमीन की कीमत थी। फिर घर बनवाने में हमें खर्चा आ गया 20,000 रुपए। ठीक है, घर बनवाने में खर्चा कितना आ गया, 20,000 रुपए। उसके बाद घर बन गया, फिर घर में हमने फर्नीचरिंग करवाई या जो भी सामान लिए और उसके बाद पूरा किचन सेट लिया, सब कुछ लिया, मान लो उसका एक्स्ट्रा जो उसका सारा का सारा खर्चा आ गया वो आ गया 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000 रुपए। तो अगर मैं कहूं इस पूरे की नेटवर्थ कितना है, पूरा तुम्हारे घर का टोटल नेटवर्थ कितना हो गया, तो सबको ऐड कर दो, 1,00,000 ये, 20,000 ये, 50,000 ये, यानी 1,70,000, है ना, 1,70,000, 1,70,000। ठीक है, यानी 1.7 लाख ना, ये हमारा क्या हो गया, नेट वर्थ। तो ऐसे ही कोई कंपनी होती है तो उस कंपनी में कुछ मशीनरीज होती हैं, उस कंपनी का कोई ब्रांच होता है, कोई जो कि घर मतलब कि उस कंपनी का स्ट्रक्चर होता है, समझे। तो उन सबको जोड़, जब उनके वैल्यू को जब जोड़ दिया जाता है उसे कहा जाता है नेट वर्थ। तो किसी भी कंपनी को महारत्ना होने के लिए उसका जो नेट वर्थ होना चाहिए 3 साल का लास्ट के एवरेजली 15,000
करोड़ का होना चाहिए। समझा है क्या? प्रॉफिट नहीं, वर्थ। नेट प्रॉफिट तो जो कमाई हुआ उसमें से टैक्स वैक्स दे करके जो बच गया वो नेट प्रॉफिट हो गया। तीसरा हम बात करें नेटवर्थ। नेटवर्थ, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे समझो, मैं इसको यहाँ न लिख करके अगर ऐसे समझाओ तब अच्छे से समझ में जाएगा। देखो, ठीक है, पहले मैं अगर कहूँ कि किसी कंपनी जो होगी उसका जो नेटवर्थ हो, नेटवर्थ मतलब पूरा साजो सामान, मशीनरी, उसके जगह की वैल्यूएशन, उसमें जो लोग काम करते हैं उन सबको कितना सैलरी दिया जाता है, सारी चीजों को जोड़ करके उसका जो नेटवर्थ हो वो कितना हो, 15,000 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, कितना हो, मोर देन 15,000 करोड़। ठीक है, उसके बाद अगर कहूं कि अच्छा उस कंपनी की कमाई कितनी हो, तो कमाई 3 साल का 25,000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए कमाई। ठीक है, टर्न ओवर कितना होना चाहिए, मोर देन 25,000 करोड़। ठीक है, मोर देन 25,000 करोड़। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करूं, नेट प्रॉफिट हर साल उसे एवरेजली अगर 3 साल की बात करूं तो 5,000 करोड़ का क्या होना चाहिए, उससे नेट प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, 5,000 करोड़, ठीक है, नेट प्रॉफिट होना चाहिए। तभी किसी कंपनी को हम कौन सा टैग देंगे, महारत्ना का। ठीक है, महारत्ना। तो भारत में टोटल कितनी महारत्ना है, 11। महारत्ना होने के लिए क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन नेटवर्थ 15,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए 3 साल का। मतलब एवरेजली एक साल, जैसे कि अभी चल रहा है 2022 ना, तो अगर हम किसी कंपनी को देख रहे हैं तो 2018 देखेंगे, 2019 देखेंगे, 2020 देखेंगे, है ना। तो 18, 19, 20 3 साल का देख लेंगे पूरा। अगर देखेंगे कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसका जो नेटवर्थ है, वर्थ मतलब सब कुछ जोड़ करके, उसका घर, ठीक है, उसका मशीनरी, उसका कितना प्रोडक्शन हुआ, उन सबको जोड़ करके अगर उस देखे कितना होना चाहिए, 15,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। टर्नओवर कितना होना चाहिए, तो 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। और नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, तो 5,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अब मैं इसको दिखा दूंगा तो अच्छे से समझेगा। देखो, जैसे मैं यहाँ देखूं तो मैंने कुल अपने वॉच लिस्ट में जो महारत्ना कंपनियां हैं 11, मैंने उनको यहाँ लिस्ट मतलब सॉर्ट आउट किया है। ठीक है, अभी मैं याद भी करवाऊंगा कौन कौन सी महारत्ना कंपनियां हैं। तो जैसे मैं अगर ओपन कर लू, एनटीपीसी का तो नाम सुना होगा, हाँ, थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, है ना, थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का नाम सुना रहेगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। हाँ, तो मैं उसको ओपन कर लू, या तो और अगर और नहीं तो भेल का तो नाम सुना ही रहेगा, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। हाँ, तो भेल को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने भेल को ओपन कर लिया, अब देखो यहाँ मैं आ जाता हूँ और इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखो क्या क्या चीजें दिया है, रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ। ठीक है, तो हम समझते हैं कि भाई क्या जो हमने कंडीशन बताया उस पर ये भेल जो है वो खरी उतरती है, सेटिस्फाई करती है वो कंडीशन को, कि हम लोग इसको महारत्ना का कैटेगरी में रख सके। तो पहले हम रेवेन्यू को देख लेते हैं कि रेवेन्यू कितना होना चाहिए, 3 साल का 25,000 करोड़, है ना। मैंने इधर पहले रेवेन्यू बताया था, प्रॉफिट बताया था, नेटवर्थ, लेकिन बाद में मैंने क्या किया, नेटवर्थ बताया, प्रॉफिट, रेवेन्यू बताया और प्रॉफिट बताया बाद में। ठीक है, तो मैं रेवेन्यू से शुरू करता हूँ, कमाई से। ठीक है, किसी की कमाई से, मान लो ईयरली यहाँ सिलेक्ट कर लिया। और देखो मैं लास्ट 3 साल का देखूं, जैसे कि 19, 20, 21 का देख रहा हूँ। ठीक है, 19, 20, 21, या उससे पहले देखूं 18, 19, 20। ठीक है, जैसे 18 में इसका रेवेन्यू था 28,827 करोड़। ठीक है, 19 में हुआ 30,441 करोड़। ठीक है, 20 में क्योंकि कोविड आया, कोविड की वजह से पूरा का पूरा मार्केट डाउन हो गया, तो 20 में हुआ कितना, 21,000 करोड़ आ गया।
और 21 में 17,000 करोड़ आ गया, 22 में अभी 21,000 करोड़ के आसपास चल रहा है, और 22 पूरा खत्म होते होते देखेंगे कि ये कितना, इसको कम से कम 25,000 करोड़ का क्या करना चाहिए, रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, नहीं तो इसका जो महारत्ना का टैग रहेगा वो छिन जाएगा। ठीक है, तो रेवेन्यू में अगर हम देखें लास्ट के 2018 से हम लोग देखें, 2018 में 28,000 करोड़ था, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दिया है ना। अब प्रॉफिट में अगर हम देख लें तो प्रॉफिट में हमने देखा था कि 5,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर इसमें देखें जो 2018 में था इसका प्रॉफिट तो भाई 441 करोड़ ही था। ठीक है, 2019 में थोड़ा बढ़ा 1,005 करोड़ हुआ, 2020 में तो उसका प्रॉफिट माइनस में चला गया, माइनस 1,466 करोड़, 2021 में इसका प्रॉफिट माइनस 2,697 करोड़ चला गया, और 2022 में अभी थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट कंटिन्यूसली क्या हुआ है, पहले तो डिक्रीज हुआ है और अभी भी अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में ये जो भेल है इसका स्टेटस छिन जाए, इस चीज का, महारत्ना का स्टेटस। ठीक है, तो ऐसे ही जब हमें शेयर लेना रहेगा तो हमें यही सब चीजें देखनी है, किसी भी कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ देख करके हम प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि भाई बाद में इसका वैल्यूएशन घटने वाला है या बढ़ने वाला है, इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा या खराब रहेगा, इसका शेयर हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब नेटवर्थ देख लेंगे, तो नेटवर्थ हमने बताया कितना होना चाहिए भाई, सारा का सारा जो साजो सामान है सबको मिला करके 15,000 करोड़ से ज्यादा का। तो देखो 2018 में इसका नेटवर्थ था 32,000 करोड़, 2019 में 30,000 करोड़, 2020 में 28,000 करोड़, 2021 में 25,000 करोड़, 2022 में 26,000 करोड़। यानी अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो इसका नेटवर्थ काफी मेंटेन्ड है, 15,000 करोड़ से कहीं ज्यादा मेंटेन्ड है। ठीक है, सिर्फ क्या घटा हुआ है, इसका प्रॉफिट घटा हुआ है, तो अभी इतने जल्दी इसका जो स्टेटस है वो छीना नहीं जाएगा। 3 में से 2 कंडीशन तो ये सेटिस्फाई किया ही किया है कि नहीं, रेवेन्यू और नेटवर्थ। बरोबर, ओके, ये समझ में आया कि हमें कैसे कैसे चेक करना है। ओके, तो महारत्ना समझ में आ गया कि हम महारत्ना का स्टेटस किन कंपनियों को देंगे। ओके, कुल कितने महारत्ना कंपनियां हैं, 11। अब चलो महारत्ना को याद करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो 11 महारत्ना में पहला याद करो सेल, सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, सेल 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 सेल। ठीक है, सेल के साथ याद कर लेना भेल और गेल, भेल, सेल, भेल, गेल। ठीक है, सेल, भेल और गेल। सेल का फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, सेल का फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, और भेल का भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। गेल का क्या होता है, गेल का होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो पहले 3 कंपनियां कौन कौन सी, सेल, भेल, गेल है, सेल, भेल, गेल है। बोलो 4 बार, सेल, भेल, गेल, सेल, भेल, गेल, सेल, भेल, गेल। ठीक है, अब चौथा देखते हैं, चौथा, पांचवा और छठवा सेम टोन से आ जाएगा, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल। ठीक है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल। ठीक है, देखो बीपीसीएल से क्या हो जाएगा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और एचपीसीएल से क्या हो जाएगा,
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आता ना, या तो भारत गैस आता होगा, या तो एचपी का आता होगा, या तो इंडियन ऑयल का आता होगा। इंडियन ऑयल तो वैसे पेट्रोल पंप पे हम लोग देखते ही हैं, है ना। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। हाँ, तो बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, ठीक है, आईओसीएल। इसी के साथ एक और याद रखने का, सीआईएल, ठीक है, सातवां सीआईएल, सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, सीआईएल। तो पहले 7 कौन कौन से, सेल, भेल, गेल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, सीआईएल। ठीक है, आईओसीएल, सीआईएल। आईओसीएल का फुल फॉर्म, हाँ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और सीआईएल का कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद 8वां, 9वां, 10वां, 8वां, 9वां, 10वां समझ लेंगे। तो देखो, एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी, ओएनजीसी, ओएनजीसी और पीएफसी, पीएफसी। और 11th हो जाएगा हमारा, 11th हो जाता है पीजीसीआईएल, ठीक है, पीजीसीआईएल। मुझे लगता है सीआईएल वाला यही याद करवा दूं क्या, काम करते हैं, यही पर इंक्लूड कर देते हैं इसको। जो पीजीसीआईएल है इसको यही इंक्लूड कर देते हैं, 8वां पीजीसीआईएल। और फिर 9, 10, 11 में हम क्या कर देंगे 9वां में हो जाएगा हमारा एनटीपीसी, ठीक है। और 10वां में हो जाएगा हमारा ओएनजीसी, ओएनजीसी। और 11वां में हो जाएगा पीएफसी, ठीक है। अभी देखो पीजीसीआईएल क्या होता है, पीजीसीआईएल, तो पीजी से होता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड क्या, जहां से पावर बनती है, जैसे एनटीपीसी क्या करता है, पावर बनाती है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो वो पावर बनाती है। पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी पीजीसीआईएल का होता है। ग्रिड होता है ना बड़े बड़े, कभी कभी हमें सुनाई देता है कि ग्रिड फेलियर हो गया है, जिसकी वजह से ब्लैक आउट हो गया, पूरे शहर की बिजली चली गई, है ना। तो गांव में देखा रहेगा ऐसे बड़े बड़े जो कि तार ऊपर से गए होते हैं, तार गए रहते हैं, है ना। हाँ, तो क्या रहता है, ग्रिड रहता है, ग्रिड, जो बड़े बड़े वायर के थ्रू दूर दराज के क्षेत्रों में हम पावर को कैरी करके ले जाते हैं, ठीक है। तो पीजीसीआईएल क्या हो गया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बोल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हाँ, पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्या है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। उसके बाद एनटीपीसी, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। बोल, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ओएनजीसी, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। और पीएफसी, इन सबको जब पैसे की जरूरत होती है तब आता है काम पीएफसी,
ठीक है, पीएफसी, इसको कहते हैं पावर फाइनेंस कमीशन, पावर फाइनेंस कमीशन। पहले एक ये नवरत्ना था, 2014 में इसे 2014 की 2018 में आई थिंक तो इसे महारत्ना का टैग दे दिया गया। ठीक है, तो टोटल कितने महारत्ना कंपनियां कौन कौन सी है? हाँ, वापस से उल्टा नहीं, सीधा, जैसे सेल भेल गेल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल। बरोबर, सीआईएल, पीजीसीआईएल, गुड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पीएफसी। एक बार वापस, सेल भेल गेल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, सीआईएल, पीजीसीआईएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पीएफसी। इतना समझ आ गया सारा? अब हम लोग समझ लेते हैं इसके बारे में, नवरत्ना कंपनियों के बारे में। ठीक है, नवरत्ना कंपनियों को याद नहीं करना है, लेकिन उनका जो कंडीशन है कि किसे हम नवरत्ना कहेंगे उसके बारे में थोड़ा समझ लेना है। ठीक है, देखो, नवरत्ना कंपनियां जो होती हैं उनका जो क्या कहते हैं हम लोग, नेटवर्थ, सॉरी सॉरी, वही सेम चीजें, नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट और टर्नओवर की ही बात होती है। ठीक है, तो जो नेटवर्थ और नेट प्रॉफिट उसमें भी थोड़ा वेरी करता है, मतलब ज्यादा बहुत नहीं होता है। हाँ, नवरत्न, नवरत्न। अब देखो, नवरत्ना के लिए एक चीज याद रखनी है, इसको ना वो दिया जाता है, रैंकिंग दिया जाता है। मतलब जैसे कहेगा कि 1 से 100 में से, ठीक है, 1 से 100 में से उसको हमें क्या देना है, रैंकिंग देना है या स्कोर देना है। ठीक है, रैंकिंग या स्कोर। तो ऐसी कोई भी कंपनी जिसका स्कोर 60 से अधिक रहेगा, स्कोर मोर देन 60, तो उसे हम नवरत्ना की कैटेगरी में रखेंगे। तो किस किस चीजों में स्कोर 60 से अधिक होना चाहिए? तो पहली चीज, टर्न जो नेटवर्थ है, अगर नेटवर्थ की अगर बात करें तो उसमें भी इसको 60 से अधिक मिलना चाहिए स्कोर। ठीक है, उसके बाद नेट जो टर्नओवर की अगर बात करेंगे, टर्नओवर की, तो वो भी 60 से अधिक होनी चाहिए। मतलब 60 क्या है, स्कोर। हाँ, और तीसरा जो हम कहेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में भी स्कोर उसको 60 से अधिक मिलना चाहिए। बात समझ में? हाँ, तो अगर इन तीनों चीजों में किसी भी कंपनी का स्कोर 60 से अधिक आ रहा है तो उसे हम नवरत्ना कंपनी की कैटेगरी में रख देंगे। समझा? अब नवरत्ना होने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी कंपनी पहले मिनी रत्ना की कैटेगरी में लिस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखो, सबसे ऊपर क्या है, महारत्ना, उसके नीचे है नवरत्ना, उसके नीचे है मिनी रत्ना। तो कोई भी कंपनी अगर नवरत्ना में है तो उसका अपग्रेडेशन करके हम उसे महारत्ना में डाल सकते हैं, और कोई कंपनी मिनी रत्ना में है तो उसका अपग्रेडेशन करके उसे हम नवरत्ना में डाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो भारत में ऐसे कुल कितने नवरत्ना कंपनियां हैं? 13। कितनी? 13, 13। ठीक है, 13। समझा? तो देखो, ये जो है ये सारी की सारी क्या है, 10, और इसमें एक और जोड़ लेना, ये अपना
PFC, ठीक है, PFC, ये 11 हो जाएगा क्या, ये महारत्ना हो जाएगा, महारत्ना जो मैंने सब समझाया। उसके बाद नवरत्ना की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर है नवरत्ना। अब नवरत्ना में देखो क्या है, जैसे वहां भेल गेल था तो यहाँ पर बेल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ, इसे याद नहीं करना, बस एक बार एक नजर देख लेना है। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हाल जिसका नाम हम कई बार सुनते हैं, जैसे बेल का नाम सुनते हैं, हाल का नाम सुनते हैं, ठीक है। MTNL क्या है, एक नवरत्ना कंपनी है। नैल्को का नाम सुनते हैं, नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, ठीक है, एंड ये नवरत्ना कंपनी है। फिर ऑयल इंडियन लिमिटेड, OIL का नाम सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन था, अब ये इसमें नवरत्ना नहीं, ये महारत्ना हो गई है, महारत्ना हो गई है, ठीक है। उसके बाद RINL हो गया और RECL हो गया, SCI हो गया, शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया, ये सारे के सारे क्या है, नवरत्ना में है। तो हमें इनके नाम याद नहीं रखने हैं, किसके नाम याद रखने हैं, सिर्फ हमें नवरत्ना के नाम याद नहीं रखने हैं, हमें किसके नाम याद रखने हैं, महारत्ना के, ठीक है, महारत्ना के। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ऐसे ही जब मिनी रत्ना की हम बात करते हैं तो मिनी रत्ना की कुछ कंडीशन क्या है कि किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट होना चाहिए वो कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। जैसे पहले साल मान लो प्रॉफिट हुआ 100 करोड़, तो दूसरे साल जो कि 150 करोड़ हो, तीसरे साल जो है 200 करोड़ हो, यानी कंटिन्यूस उसका प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो नेट प्रॉफिट हो, 3 साल का एक एवरेज प्रॉफिट अगर निकाला जाए, ठीक है, 3 साल का अगर एक नेट प्रॉफिट निकाला जाए तो वो कम से कम कितना आना चाहिए, 30 करोड़ आना चाहिए, 30 करोड़। तो उस कंपनी को हम किसमें रखेंगे, मिनी रत्ना की कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर है क्या? हाँ, तो मिनी रत्ना की कैटेगरी में किसी कंपनी को रखने के लिए हमें क्या करना है कि भैया जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ये बढ़ते रहना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और उसका जो नेट वर्थ है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, नेट वर्थ वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बस अगर हम 3 साल का नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो कम से कम कितना आना चाहिए, एवरेज 30 करोड़, 30 करोड़। समझ में आया? अब देखो ये सारी की सारी बात हुई किसमें, गवर्नमेंट की कंपनियों में। ऐसे ही भारत में बहुत सारी क्या है, प्राइवेट कंपनियां हैं। तो प्राइवेट कंपनियों में जिनका वैल्यूएशन बहुत अधिक हो जाता है तो उसे भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे नाम सुना होगा यूनिकॉर्न, ठीक है। प्राइवेट कंपनियों में जो कैटेगरी होती है उसमें होता है यूनिकॉर्न, ठीक है। उसके बाद डेका कॉर्न, ठीक है। फिर सेंटी कॉर्न। देखो यूनि मतलब 1, कॉर्न मतलब बिलियन। अगर किसी कंपनी का वैल्यूएशन 1 बिलियन या उससे अधिक है तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिकॉर्न। अगर किसी कंपनी का डेका मतलब 10, कहते हैं ना डिकेड बीत गया है, 10 बीत गई हैं, तो 10 बिलियन या उससे अधिक है तो उसे हम डेका कॉर्न कहेंगे। और किसी कंपनी का सेंटी मतलब 100 बिलियन या उससे अधिक है तो उसे हम सेंटी कॉर्न की कैटेगरी में रखेंगे। बात समझ में आई? देखो यूनिकॉर्न क्या होता है, प्राइवेट कंपनियों में अगर किसी कंपनी का जो वैल्यू है वो 1 बिलियन या उससे अधिक होता है तो उसे हम कहते हैं यूनिकॉर्न कंपनी। यूनिकॉर्न एक माइथोलॉजी में एक जानवर था जिसके माथे पर क्या हुआ करता था, सींग हुआ करता था। उसी के नाम पर ये लोग क्या रखते हैं, कंपनियों को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। और अगर वही 100 बिलियन हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, सेंटीकॉर्न या हेक्टोकॉर्न। लेकिन वही 10 बिलियन से अधिक रहेगा तो डेकाकॉर्न, डेकाकॉर्न। समझ में आ रहा है? ओके। भारत में ऐसे 100 से अधिक क्या है, यूनिकॉर्न कंपनियां लिस्टेड है, ठीक है। तो भारत में या किसी भी कंट्री में यूनिकॉर्न या डेकाकॉर्न या सेंटीकॉर्न होने का मतलब उस देश में क्या हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, वहां की इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ रही है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये सारी कंपनियां भी मायने रखती हैं। इतना क्लियर हुआ? और अब एक छोटी सी चीज, जैसे कि भारत में ना एक सेक्टर होता है जिसे हम कहते हैं MSME, ठीक है, MSME।
MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, जैसे अभी तो हमने बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करी, ऐसे गवर्नमेंट की कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, लेकिन कुछ कंपनी होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं। जैसे हमारे आसपास का कोई दुकान देख लो, ठेला पर बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, या गुपचुप बेचने वाला, हाँ, पानी पूरी, गोलगप्पा, हाँ गोलगप्पे को गुपचुप भी कहते हैं। ठीक है, तो गोलगप्पा बेचने वाला किसमें आ जाएगा, इसी एमएसएमई में आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर कोई इंसान है, अगर वो एमएसएमई या अपना कोई दुकान खोलना चाहता है, कोई व्यवसाय जिसे हम लोग इंटरप्राइजेस कहते हैं खोलना चाहता है, तो उसे किस पे रजिस्टर करना होगा, एमएसएमई पर। ठीक है, एमएसएमई पर ये गवर्नमेंट का पोर्टल है, जा करके वहां पर रजिस्टर कर दो। रजिस्टर करने से क्या होगा, मतलब फ्री में रजिस्टर होता है, कोई भी फीस वगैरह नहीं लगता है। रजिस्टर करने से हमें कुछ कुछ फायदे मिल जाते हैं कि जैसे अगर कभी हमारे पास इसका एमएसएमई उद्यम का अगर सर्टिफिकेट रहेगा ना, ये ले जा करके अगर हम बैंक में जाएंगे तो हमें लोन इजीली सैंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर साल हम देखते हैं जब हमारा बजट आता है तो बजट में एमएसएमई के लिए कुछ कुछ जो है पैसे को अलग निकाल करके रखा जाता है। और कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर हम लोग लोन लिए हैं तो गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है कि एमएसएमई में जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनके लोन को माफ भी कर दिया जाता है ना। हाँ, तो हमें दोनों तरफ से फायदा हो जाता है। तो एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, और इसमें कौन आ जाती है, सारे के सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इसी एमएसएमई में आ जाते हैं। क्लियर है, ओके। रजिस्ट्रेशन करने से क्या फायदे होते हैं, तो भाई हमको लोन इजीली सैंक्शन हो जाता है, और कभी कभी हमारा लोन वेव भी हो जाता है, माफ हो जाता है। अगर हम देखेंगे तो भारत में सबसे अधिक अगर किसी की संख्या है तो इसी एमएसएमई की है। टोटल जो रजिस्ट्रेशन अभी लेटेस्ट का ये डेटा है, 2,10,10,000 10 लाख करोड़, 1 करोड़ के आसपास है, जिसमें से अगर क्लासिफाइड किया जाए तो माइक्रो में 2,10,000 10 लाख 95 लाख है, स्मॉल में 3 लाख है, और मीडियम में 38,000 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। समझा क्या। जैसे हम जा करके इस पर उद्यम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर हमें सारा का सारा डिटेल भरने के बाद हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट ले जाकर के हम दिखाएंगे तो लोन वगैरह जैसे बैंक में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लोन मिल सकता है। तो एमएसएमई समझ में आ गया। ओके, एमएसएमई में ज्यादा कुछ सोचने वाली बात है क्या है एमएसएमई, नहीं, लेकिन एक ये बड़ा सेक्टर है। ठीक है, मतलब कि भारत का कहेंगे कि सबसे अधिक जॉब कहाँ मिलती है हमें, कौन से सेक्टर से, तो एमएसएमई सेक्टर में सबसे अधिक जॉब मिलती है। क्लियर। अच्छा, अब एक लास्ट चीज जो हम समझ लेते हैं कि ये जो सारी की सारी चीजें हैं, इन्हें कंट्रोल कौन करता है। जैसे अगर मैं बात करूं पीएसयू की, पीएसयू कौन, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। ठीक है, क्योंकि इस पीएसयू में हैवी हैवी इंडस्ट्री होती है, इसलिए इसे कंट्रोल करती है हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। कौन कंट्रोल करती है, हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, हिम, HIM, हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, भारी उद्योग मंत्रालय, हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, भारी उद्योग मंत्रालय। तो पीएसयू को कौन कंट्रोल करता है, हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। जितने भी प्राइवेट सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करता है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। समझा। जो तो चाहे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां रहती है उनको कहाँ रजिस्टर्ड होना जरूरी है, MCA की साइट पर। तो जब हम कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने MCA का साइट भी दिखाया था, है ना। ओके, उसी तरीके से जब कंपनियां रजिस्टर्ड हो जाती है और शेयर मार्केट में आती है तो शेयर मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, यस, सेबी। ठीक है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, उसी तरीके से अगर पूछेगा कि MSME को कौन कंट्रोल करता है, हाँ, तो क्योंकि सबसे अधिक जॉब हमें इसी मिलते हैं, इसलिए इसका एक खुद का मंत्रालय है, MSME मिनिस्ट्री। ठीक है, MSME मिनिस्ट्री।
ना क्लियर है? ये सारी की सारी चीजें क्लियर होगी। पीएसयू को कौन कंट्रोल करता है? हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। प्राइवेट कंपनियों को एमसीए, प्राइवेट लिमिटेड को एमसीए, शेयर मार्केट को सेबी और एमएसएमई को एमएसएमई मिनिस्ट्री। ये सारा का सारा डेटा क्लियर हुआ। यूनिकॉर्न और पीएसयू में फर्क समझ में आया? ओके, फिर आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट